हेलो, आई एम राहुल जायसवाल, फैकल्टी मेंबर ऑफ इंग्लिश एट मिशन इंस्टीट्यूट। आइए शुरुआत करते हैं। आज का लेक्चर बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। हम पढ़ रहे हैं एडवर्ब और जहां से हम स्टॉप किया था वहीं से शुरुआत करते हैं। और आज का सेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्लास मिस मत करिए, पूरी वीडियोस को आप आखिर तक देखिए। आज आप बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। ओके, आइए शुरुआत करते हैं। कल हमने पढ़ा क्या क्या? कल हमने पढ़ा था कि वेरी और मच का यूज कैसे किया जाता है। टू और एनफ में डिफरेंस क्या होता है, उनके बेसिस पे एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। राइट, मच और वेरी में अंतर क्या होता है, उनमें डिफरेंस क्या होता है, वहां से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछता कैसे है। आइए हम अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स पे, कि एडवर्ब्स को बनाया कैसे जाता है। और कभी कभी कुछ नाउन्स क्या होते हैं, कुछ एडजेक्टिव्स जो दिखने में एडवर्ब होते हैं और कुछ एडवर्ब जो दिखने में एडजेक्टिव्स होते हैं। उनमें बच्चा अक्सर क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है। एडजेक्टिव को एडवर्ब और एडवर्ब को एडजेक्टिव समझ बैठता है। तो आइए इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए, आइए हम आपको समझाते हैं बेसिक से। आइए शुरुआत करते हैं। हम पढ़ रहे हैं एडवर्ब। ओके, हम पढ़ रहे हैं बेटा एडवर्ब। ओके, हमने आपको समझाया था किसी भी एडजेक्टिव में अगर नाउन में आप एल वाई लगाते हैं तो क्या बन जाएगा, वो एडजेक्टिव बन जाएगा। लेकिन अब जो वही एल वाई आप एडजेक्टिव में लगाओगे तो क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। आइए एग्जांपल से देखते हैं। लिसन कहें, हमारे पास एक नाउन है। ओके, हमारे पास एक नाउन है मैन। तो मैन में क्या लगा दिया, मैन में एल वाई लगा दिया। कि आप नॉर्मली केवल इतना समझते हो, किसी भी आप वर्ड में एल वाई लगाओ तो एडवर्ब बन जाता है। एक गलत इंफॉर्मेशन है, ये सही नहीं है। ओके, किसी भी वर्ड में एल वाई लगाने से आप एडवर्ब नहीं बना सकते। आप कहां लगा रहे हो, किसमें एल वाई लगा रहे हो, आपको भी समझना होगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि आप जब किसी एडजेक्टिव में एल वाई लगाओगे तो वो एडवर्ब बनता है। लेकिन जब वही एल वाई आप किसी नाउन में लगा रहे हो तो वो एडवर्ब नहीं बल्कि एडजेक्टिव बनेगा। बातें समझ रहे हो? हम लिखे मैन, तो मैन में एल वाई लगाया, क्या बन गया, मैनली। क्या बन गया, मैनली बन गया। हम लिखे वुमन, इसमें हमने क्या लगाया, एल वाई, क्या बन गया, वुमनली बन गया। बातें समझ में आ रही हैं? ओके, हम लिखे माइजर। अब माइजर में क्या लगाया, माइजर में एल वाई लगाया, क्या बन गया, माइजरली बन गया। बातें समझ में आ रही हैं? यहां पे लव है, लव में आपने क्या लगाया, लव में आपने एल वाई लगाया, क्या बन गया, लवली बन गया। ध्यान दीजिए, सारे अब यहाँ पे सारे जो वर्ड्स हैं इसमें एल वाई लगा हुआ है, लेकिन कोई भी वर्ड आपका एडवर्ब नहीं है। सारे वर्ड क्या है, सारे वर्ड आपका एडजेक्टिव है सारे। अब हमारे पास एक और वर्ड है मंथ। मंथ में आपने क्या लगाया, मंथ हमने यहां लिखा और मंथ में आपने लगा दिया एल वाई, तो क्या बन गया, मंथली। क्या बताओ, मंथली आपका एडवर्ब है? नहीं, इस सारे वर्ड्स आपके एडजेक्टिव में हैं, भले इसमें एल वाई लगाओ। अब ये एडजेक्टिव क्यों है, हमने लगाया है एल वाई आपके नाउन में, ना कि एडजेक्टिव में। एडजेक्टिव में लगाओगे तो एडवर्ब बनेगा, नाउन में लगाओगे तो क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा। सारे जो वर्ड्स आपने लिखा है ना, मैनली, वीमेनली, माइजरली, लवली, मंथली, ये सारे क्या हैं, ये सारे आपके एडजेक्टिव्स हैं। सारे क्या हैं, ये सारे आपके एडजेक्टिव्स हैं, एडवर्ब नहीं है। तो एडवर्ब कैसे बनता है, जब एडजेक्टिव में एल वाई लगाओगे तो एडवर्ब बनेगा। जैसे एग्जांपल आपके सामने, जब किसी एडजेक्टिव में आप एल वाई लगाइए, जैसे हम कहें ब्यूटीफुल। हमने लिखा ब्यूटीफुल, इसमें एल वाई लगाए तो क्या बन गया, ये बन गया ब्यूटीफुली। ये क्या बन गया, ये बन गया ब्यूटीफुली। हम लिखे स्मार्ट, स्मार्ट में हमने क्या लगाया, एल वाई लगाया, क्या बन गया, बन गया स्मार्टली। बातें समझ में आ रही हैं? हमने लिखा ब्रेव, ब्रेव में क्या लगाया, ब्रेव में एल वाई लगाया, क्या बन गया, ब्रेवली।
हम लिखा हैंडसम, क्या लिखा? हैंडसम। हैंडसम में एल वाई लगाया, क्या बन गया? हैंडसमली बन गया। राइट हमने लिखा क्लवर, क्या बन गया? क्लवर में आप एल वाई लगाइए, क्या बन जाएगा? क्लवरली बन जाएगा। तो ये सारी जो है आपका ब्यूटीफुली है, स्मार्टली है, ब्रेवली है, हैंडसमली है, क्लेवरली है, ये सारे आपके एडवर्ब्स हैं, ये एडजेक्टिव्स नहीं है। वजह क्या है कि ये एडजेक्टिव में एलवाई लगाए गए हैं, ना कि आपके नाउन में एलवाई लगा हुआ है। तो इन बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है। ये सारे वर्ड्स क्या हैं? ये सारे वर्ड्स आपके एडवर्ब। तो ये डिफरेंस आपको क्लियर हुआ? आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आइए अब एग्जाम में कैसे प्रश्न आते हैं इनको देख लेते हैं। क्योंकि हमारा जो अल्टीमेट मोटिव है वो क्या है? एग्जाम को क्रैक करना ही तो है। अब एग्जाम में इनके बेसिस पे प्रश्न कैसे पूछा जाता है, ओके, लेट्स हैव अ लुक एट देम। आइए उन पर एक नजर डाल देते हैं। जैसे अगर हम ए डिक्टो सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है, आइए इसमें इसका कॉन्सेप्ट क्या है आइए समझाते हैं। सेंटेंस क्या है? आई डू नॉट एंजॉय his company. I do not enjoy his company as he spends money. I do not enjoy his company as he spends money very miser. हमारा सेंटेंस है, बढ़िया सेंटेंस है, बहुत कुछ सिखाएगा आपको। I do not enjoy his company as he spends money very miserly. ओके, इसको चार पार्ट में बांट देते हैं। ए पार्ट है, बी पार्ट है, सी पार्ट है, आखिरी क्या हो जाएगा? आखिरी हो जाएगा नो एरर, आखिरी हो जाएगा नो एरर। आइए देखते हैं इसमें गलत क्या है। ओके, अगर आपने बेसिक्स आपका अगर कमजोर है तो चीजें आपको उतनी बिल्कुल क्लियर नहीं समझ में आएंगी। आपने यही पढ़ा होता है कि जिस शब्द में एल वाई लगा दो एडवर्ब बन जाता है, एक गलत तरीका है भाई। अब आइए देखिए सेंटेंस क्या कह रहा है कि आई डू नॉट एंजॉय हिज कंपनी एज ही स्पेंड्स मनी वेरी माइजरली। मुझे उसकी संगति अच्छी नहीं लगती, मुझे उसके साथ रहना पसंद नहीं है क्योंकि वो बहुत कंजूस आदमी है, बहुत सोच सोच के पैसा खर्च करता है। इसका मतलब है, आइए देखिए यहाँ पे वेरी माइजरली क्या है? एडवर्ब है, क्योंकि एक कहीं ना कहीं स्पेंड नाम के वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है ना। तो आपको पता है कि माइजर, देखो माइजर मीन्स क्या होता है? माइजर मीन्स होता है ए माइजरली मैन। माइजर मीन्स क्या होता है? माइजर का मतलब होता है ए माइजरली मैन, एक कंजूस व्यक्ति। ये क्या है? ए नाउन है। अब बताओ, अब जब आपने क्या किया है, आपने माइजर नाम के नाउन में एल वाई लगाया है तो माइजरली बना है। और माइजरली क्या है? माइजरली एक एडजेक्टिव होता है। माइजरली क्या है? माइजरली एक एडजेक्टिव है, एडवर्ब नहीं। अब देखो आपने इस एडजेक्टिव से एडवर्ब का काम लिया है, इसके साथ आप अन्याय कर रहे हो ना। एडजेक्टिव का काम एडजेक्टिव का ही होता है और एडवर्ब काम एडवर्ब का होता है। आप एडजेक्टिव से एडवर्ब का और एडवर्ब से एडजेक्टिव का काम नहीं ले सकते भाई। अब माइजरली एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब तो होता नहीं है, इसलिए सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसको सही कैसे किया जाए आइए देख लेते हैं। तो आपको इतना यहाँ ध्यान रखना है कि जब कभी भी एडजेक्टिव एडवर्ब का काम करे तो वहां पर उसे गलत माना जाता है, माइजरली के स्थान पे हो जाएगा इन अ माइजरली वे। ओके, तो सेंटेंस ऐसे बनेगा। आपका सेंटेंस बन जाएगा आई डू नॉट एंजॉय I do not enjoy his company
as he spends money in a very miserly way। अब जाके हमारा सेंटेंस सही हुआ, राइट? तो क्या हो जाएगा? आई डू नॉट एंजॉय हिज कंपनी एज ही स्पेंड्स मनी इन अ वेरी माइजरली। ओके, तो वेरी माइजरली के स्थान पे आपको लिखना होगा इन अ वेरी माइजरली वे, क्योंकि अब आपको एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाना है। आइए एक दो सेंटेंस हम और देखते हैं। तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना सक्सेस के आप करीब जाओगे। आइए एक दो सेंटेंस हम और देख लेते हैं। देखिए सुनते हैं। You have to face all challenges coming in your way। You have to face all the challenges coming in your way manly। मर्दों की तरह यू हैव टू फेस ऑल द चैलेंजेस कमिंग इन योर वे मैनली। अगर आप सेंटेंस को सही से देखेंगे तो आपको इसमें एक एरर नजर आएगी। हमने कहा कि आप किसी भी एडवर्ब को अगर किसी भी एडजेक्टिव में एल वाई लगाएंगे तो एडवर्ब बनेगा, और यहां पर मैनली नामक शब्द से एडजेक्टिव का नहीं एडवर्ब का काम दिया जा रहा है। ओके, अब देखिए हमें एडवर्ब की नीड है, हमें एडजेक्टिव की नीड नहीं है। सेंटेंस का पहले मतलब समझते हैं। You have to face all the problems coming in your way manly। जीवन में आने वाले समस्याओं का आपको सामना मर्दों की तरह करना चाहिए, कार की तरह भाग नहीं जाना चाहिए। आपको सेंटेंस यही तो कह रहा है ना। तो और हमने क्या किया है, अब यहाँ पे इस वर्ब को क्वालिफाई कराने के लिए हमें एडवर्ब चाहिए, लेकिन आपने क्या किया है, मैनली नाम का एडजेक्टिव लिख दिया है। मैनली गलत हो जाएगा ना। अब मैनली का आइए हम देख लेते हैं। मैनली बना किससे है? मैन से बना है। मैन क्या है? नाउन है। मैन क्या है? नाउन है। अब मैनली क्या हो जाएगा? मैनली आपका एडवर्ब हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है ना? मैन क्या है? नाउन है। अब मैनली क्या है? एडजेक्टिव हो जाएगा। अब हमें एडजेक्टिव की नहीं रिक्वायरमेंट किसकी है? एडवर्ब की है। तो सेंटेंस सही कैसे होगा? आइए पहले इसको ए बी सी में बांट लेते हैं। ए पार्ट है, ए बी पार्ट है, ए सी पार्ट है। आखिरी क्या हो जाता है? आखिरी हो जाता है नोयर। तो गलती किस पार्ट में है? गलती है आपका सी पार्ट में। मैनली के स्थान पे होना चाहिए इन अ मैनली वे। तो सेंटेंस पूरा आप ऐसे लिखोगे, यू हैव टू फेस all the challenges, you have to face all the challenges coming in your way in a manly way। बातें समझ में आ रही हैं? तो सेंटेंस क्या बनेगा? यू हैव टू फेस ऑल द चैलेंजेस कमिंग इन योर वे इन अ मैनली वे। तो आपको इन अ मैनली वे लिखना होगा, मैनली से काम नहीं चलेगा। वजह क्या है? हमें एडवर्ब की नीड है, हमें एडजेक्टिव की नीड नहीं। तो बातें समझ में आया? तो सी पार्ट में दिक्कत है, मैनली के स्थान पे आपको इन अ मैनली वे का यूज करना होगा। चीजें समझ में आ रही हैं? आई होप ओके, आपको अंडरस्टैंड हो रही होगी, आपको समझ में आ रही होगी। आइए आगे चलते हैं।
अब हमारे पास कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जिसको हम गलत तरीके से यूज करते हैं। हम बात करें लेटली की और लेट की, यूज ऑफ लेट यूज ऑफ लेट एंड लेटली का। ओके, अब हमने कहा ना लेट का यूज किया जाता है टाइम के लिए और लेटली का यूज किया जाता है इन द सेंस ऑफ रिसेंटली। ओके, रिसेंटली के सेंस में लेटली का यूज किया जाता है। ओके, आइए अपने समझते हैं। ओके, हमने कहा कि लेट is used to express time। ओके, लेट का यूज हमेशा टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, जबकि लेटली का यूज while lately is used in the sense of recently। while lately is used in the sense of recently। ओके, आइए एक बार फिर समझते हैं। लेट का यूज टाइम के सेंस में किया जाता है, जबकि लेटली का यूज रिसेंटली के सेंस में किया जाता है। और रिसेंटली का मतलब होता है हाल में ही। क्या होता है? रिसेंटली का मतलब होता है हाल में ही। सुनते हैं, he has been to आगरा लेट, या हम कहें he has been to आगरा lately। राइट, हमारे पास दो सेंटेंस है। क्या लिखा हुआ है? he has been to आगरा लेट, he has been to आगरा lately। अब देखो ये सेंटेंस तो गलत है, हमारा यही सेंटेंस सही होगा। अब इसमें देख लेते हैं इसका मतलब क्या है। अगर मैं कहूँ कि he has been to आगरा लेट, वो आगरा लेट से होके आया है, ये भाई कोई सेंस, कोई मतलब ही नहीं है ना। सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट गलत है। हमें कहना चाहिए कि वो हाल में ही आगरा होकर आया है। आपको ऐसे बोलना होगा वो हाल में ही आगरा होकर आया है। तो यहाँ पर लेटली सही होगा, लेट गलत हो जाएगा भाई। और हाँ, इस सेंटेंस को हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लेटली के स्थान पे आप रिसेंटली का भी यूज कर सकते हो। आप कह सकते हो he has been to आगरा, he has been to आगरा रिसेंटली। बातें आई थिंक आपको समझ में आ रही होंगी। आइए अब दो हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवर्ब्स हैं, हार्डली और सेल्डम को समझ लेते हैं। ओके, यहां से बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं एग्जाम में क्वेश्चंस पूछता है क्योंकि कंफ्यूजिंग होते हैं, इसका कॉन्सेप्ट बच्चों को क्लियर नहीं रहता। तो आइए इसका हम पोस्टमार्टम करते हैं, इसको हम बेसिक से समझने का प्रयास करते हैं। हमारे पास दो बहुत ही बेहतरीन एडवर्ब हैं, हार्डली और सेल्डम। यूज ऑफ हार्डली एंड सेल्डम। यूज ऑफ हार्डली और हम सेल्डम को पढ़ते हैं। हार्डली का यूज कहां किया जाता है और सेल्डम का यूज कहां किया जाता है। आइए हम वन बाय वन समझने का प्रयास करते हैं। हार्डली का मतलब समझें। हार्डली का मतलब होता क्या है? हार्डली का मतलब होता क्या है, आइए पहले ये देख लेते हैं। हार्डली का मतलब होता है ऑलमोस्ट नॉट, ऑलमोस्ट नॉट। ओके, और ये होता है एडवर्ब ऑफ डिग्री। पहले इसको समझ लेते हैं। हार्डली का मतलब होता है ऑलमोस्ट नॉट, और ये क्या होते हैं? एडवर्ब ऑफ डिग्री होते हैं। जबकि सेल्डम का मतलब क्या होता है? सेल्डम का मतलब होता है ऑलमोस्ट नेवर। अभी एग्जांपल से हम समझाएंगे तो सब समझाएगा। ऑलमोस्ट नेवर, और ये होता है
एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये अंतर है, पहले मीनिंग में भी अंतर है और ग्रामर में भी अंतर है। हार्डली एडवर्ब ऑफ मैनर है और सेल्डम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एग्जांपल देखते हैं, हम कहें ही हार्डली गोज टू स्कूल। करते हैं ही seldom attend the class. He seldom attends the class, right? इसका मतलब क्या है? He almost never attends the class. हमने क्या कहा कि सेल्डम अटेंड द क्लास। ओके, वह क्लास कभी लेता ही नहीं या वो कभी कभार क्लास लेता है। तो यहां पर टाइम की बात की जा रही है, यहां पर किसी भी डिग्री की बात नहीं हो रही है। भाई एग्जाम क्या करेगा, सेल्डम के स्थान पे हार्डली देगा और हार्डली के स्थान पे सेल्डम देगा। बच्चा केवल यही रट मारता है कि इसका मतलब होता है ना के बराबर। ना के बराबर रटने से आपका काम नहीं चलेगा, इनको आपको बेसिक से समझना भी पड़ेगा। बातें आई होप आपको समझ में आ रही, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ओके, हम केवल इतना ही रट मारते हैं कि इनका मतलब होता है ना के बराबर। ना के बराबर रट लेने से काम नहीं चलने वाला है। आइए फिर समझते हैं सेल्डम का मतलब क्या होता है। सेल्डम का मतलब होता है ऑलमोस्ट नेवर, ए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं। हार्डली का मतलब ऑलमोस्ट नॉट होता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री होते हैं। जहां पे डिग्री की आवश्यकता है वहां पे हार्डली लगाइए, जहां फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता है वहां पर सेल्डम लगाइए। सेंटेंस देखते हैं, अगर मैं कहूंगी ही सेल्डम अटेंड द क्लास, इसका मतलब होता है यहाँ पर वो फ्रीक्वेंसी बता रहा है ना, वो क्लास कभी लेता ही नहीं है भाई, या ना के बराबर क्लास लेता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप चाहो सेल्डम लिखो और चाहे ऑलमोस्ट नेवर लिख दो तो आपका ए सही हो जाएगा भाई। इसके स्थान पे आप यहाँ पर हार्डली नहीं लिख सकते। बातें समझ में आ रही हैं? आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं हार्डली के थ्रू। अगर मैं कहूं ही फील्स, ही feels very bored at home. He feels very bored at home. उसे घर पर बहुत ऊब लगती है। because he has hardly any friend to talk to. बातें समझ में आ रही है ना? He feels very bored at home because he has hardly any friend to talk to. उसे घर पर बहुत ऊब लगती है क्योंकि उसके पास बात करने के लिए उसके क्या है, दोस्त ही नहीं है। तो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, उस मुझे यहाँ पर डिग्री की आवश्यकता है, मुझे यहाँ पर किसी भी समय के फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे हमने कहा था ना कि हार्डली, ध्यान दीजिएगा, हार्डली एनी का मतलब क्या होता है। हार्डली का तो मतलब होता है, हार्डली का मतलब होता है ऑलमोस्ट नॉट। हार्डली का मतलब होता है ऑलमोस्ट नॉट, लेकिन हार्डली एनी का मतलब क्या होता है? हार्डली एनी का मतलब होता है ऑलमोस्ट नेवर। ऑलमोस्ट नेवर, बातें ऑलमोस्ट नो होता है। हार्डली एनी का मतलब होता है ऑलमोस्ट नो। अब यहां पे देखिए, अगर मैं कहूं ही हैज हार्डली एनी फ्रेंड, तो इसका मतलब है कि ही हैज ऑलमोस्ट नो फ्रेंड ना। अगर मैं कहूं he has hardly
एनी फ्रेंड। तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं ही हैज ऑलमोस्ट नो फ्रेंड, ही हैज ऑलमोस्ट नो फ्रेंड। तो जो हार्डली होता है वो किसी भी एक्शन के या किसी भी एडजेक्टिव के डिग्री या नंबर या अमाउंट को भी शो करता है। तो यहां पर जो नंबर है दोस्तों के वो ना के बराबर है ना, तो जो डिग्री होता है उसका यूज नंबर अमाउंट को शो करने के लिए किया जाता है, जबकि जो आपका फ्रीक्वेंसी होता है वो किसी एक्शन के फ्रीक्वेंसी को शो करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे मुझे दोस्त के नंबर से मतलब है कि उसके दोस्तों का नंबर कितना है, लमसम ना के बराबर। तो दोस्त है ही नहीं उसके पास, तो जब दोस्त नहीं है तो घर पर तो उड़ेगा ही ना हो। बातें समझ में आ रही है? तो यहाँ पर आप हार्डली का यूज करोगे, यहाँ पे आपका सेल्डम गलत हो जाएगा भाई। ओके, और हाँ, इसके बेसिस पे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं भी देख लेते हैं। अब तो क्या है, कभी कभी सेंटेंस की शुरुआत हार्डली से होता है, तो देखा लीजिए हार्डली या हार्डली नहीं, जितने भी आपके निगेटिव एडवर्ब्स होते हैं, हार्डली हो गया, स्केर्सली हो गया, रेयरली हो गया, बेयरली हो गया, सेल्डम हो गया, ओके, जितने भी निगेटिव एडवर्ब्स होते हैं वो चाहे फ्रीक्वेंसी वाले हों चाहे वो डिग्री वाले हों, अगर उस निगेटिव एडवर्ब से आप हमेशा सेंटेंस की शुरुआत कर रहे हो तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा करिए। ओके, आइए देख लेते हैं। पहले हार्डली और सेल्डम से कुछ मिलते जुलते और भी शब्द हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। हमने बताया है, एक बार हम रिकॉल करवा देते हैं कि आप लोग बहुत जल्दी चीजों को भूल जाते हो। अब यहां पे देखिए, जो मतलब हार्डली का होगा, जो मतलब हार्डली का है वही मतलब स्केर्सली का भी है, और वही मतलब किसका है, वही मतलब बेयरली का भी है। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि हार्डली के स्थान पे हम चाहे स्केर्सली का यूज कर दें और हम चाहे बेयरली का यूज कर दें। और हाँ, जो मतलब सेल्डम का है वो मतलब रेयरली का भी, जो मतलब सेल्डम का है वही मतलब किसका है, रेयरली का भी है। बातें आई थिंक आपको समझ में आ रही होंगी। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आता है ये देख लेते हैं। देखिए, इसमें कहें हार्डली he had reached school. Hardly he had reached school when it started to rain. क्या लिखा है, Hardly he had reached school when it started to rain. वो मुश्किल से स्कूल पहुंचा ही नहीं था कि बारिश शुरू हो गई या बारिश होने लगी। अब यहां पर इस सेंटेंस को हम ए बी सी 4 पार्ट में बांट देते हैं। ए पार्ट है, बी पार्ट है, सी पार्ट है, आखिरी क्या हो जाएगा, आखिरी हो जाएगा नो एरर। अब इसमें एरर क्या है, तो अभी अभी हमने आपको बताया था कि जब कभी भी निगेटिव एडवर्ब से सेंटेंस की शुरुआत होती है वहां पर हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा जाता है और उसे कहा जाता है सेमी इन्वर्जन फॉर्म। क्या बोलते हैं, उसे कहा जाता है सेमी इन्वर्जन। जब हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखो तो उसे सेमी इन्वर्जन कहा जाता है। जब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों को सब्जेक्ट से पहले रखो उसे फुल इन्वर्जन कहा जाता है। अभी हम दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे कि एग्जाम में दोनों से ही प्रश्न आते हैं। तो आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो यहाँ पे सेंटेंस हमारा गलत है भाई, इसको सही कैसे करेंगे आइए देख लेते हैं। हार्डली ही हैड के स्थान पे को लिखना होगा हार्डली हैड ही। क्या होगा, आप इसे ऐसे लिखेंगे, आप इसे लिखेंगे हार्डली हैड ही, हार्डली हैड ही रीच्ड, इसको हार्डली हैड ही रीच्ड स्कूल व्हेन it started to, लिखा है ना hardly had he reached school when it started to rain। और मुश्किल से घर पहुंचा ही था कि बारिश शुरू हो गई।
बातें आपको आई थिंक समझ में आ रही होंगी। और हाँ, कभी देखो एग्जाम में क्या होता है, आप पेयर भी देख लीजिए, हार्डली के साथ व्हेन लगाएंगे आप, एग्जाम में आपको देन करके भी लिखा रहेगा, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा, हार्डली के बाद जो कंजंक्शन आएगा वो व्हेन आएगा, वो कभी देन नहीं आएगा। कई बार एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से आते हैं आइए देख लेते हैं। Hardly had Saurabh gone to the cinema. Yeah. Hardly had Saurabh entered the cinema than the movie start. लिखा है ना, हार्डली हैड सौरभ इंटर द सिनेमा दैन द मूवी स्टार्ट। इसका मतलब क्या है कि मुश्किल से सौरभ ओके इंटर ही किया था सिनेमा हॉल में कि मूवी क्या हो गई, शुरू हो गई। तो ध्यान दीजिए, हार्डली का पेयर व्हेन से बनता है, कभी भी हार्डली का पेयर देन से नहीं बनता। और हाँ, चाहो तो आप हार्डली और व्हेन के स्थान पे बिफोर भी लगा सकते हो, लेकिन आप देन नहीं लगाओ, हम लिख देते हैं। हार्डली के बाद आप व्हेन लगा सकते हो, जरूरत पड़ने पे आप बिफोर भी लगा सकते हो, लेकिन हार्डली के बाद देन क्या होता है, हार्डली के बाद देन आपका कंप्लीटली गलत होता है। हार्डली देन गलत होता है, हार्डली व्हेन लगाइए या हार्डली आप बिफोर लगाइए। बातें समझ में आ रही हैं? ओके, तो यहाँ पे ये देन गलत हो जाएगा, देन के स्थान पे आप व्हेन का यूज कर सकते हो, देन के स्थान पे आप बिफोर का यूज कर सकते हो, लेकिन देन के स्थान पे लेकिन इनके स्थान पे आप ओके आप देन नहीं लगा सकते। इतना क्लियर है? आइए आगे चलते हैं, कुछ और देख लेते हैं। सकते हैं never in his life, never in his life, इसको और साफ लिखते हैं, ठीक है? never in his life, never in his life he has never in his life he has attended the class in time। क्या लिखा हुआ है? Never in his life he has attended the class in time। अपने जीवन में कभी भी उसने क्लास समय से नहीं लिया है। इसका पहले मतलब समझिए, इसका मतलब है कि अपने जीवन में कभी भी उसने क्लास समय से नहीं लिया है। इसका मतलब क्या है? हमेशा वो लेट रिपीट आता रहा है, इसका मतलब है। अब इसमें गलत क्या है आइए समझाते हैं। हमने कहा था कि किसी भी निगेटिव एडवर्ब से सेंटेंस की शुरुआत हो तो वहां पे सेमी इन्वर्जन का यूज किया जाता है। सेमी इन्वर्जन का मतलब होता है हम सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब रख देते हैं। यहाँ पे देखिए नेवर से सेंटेंस की शुरुआत तो हुई है, लेकिन यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब को पहले नहीं लिखे हैं ना। अगर इसको ए बी सी में बांट दिया जाए तो गलती किस पार्ट में आएगी आइए देख लेते हैं। ए पार्ट है, बी पार्ट है और सी पार्ट है। आखिरी क्या हो जाएगा? आखिरी हो जाएगा नुमेरक।
और एक इसमें चला जाएगा, ए चला जाएगा डी में। तो डैम श्योर है गलती आपका ए पार्ट में है भाई। ए पार्ट में क्या दिक्कत है? ए पार्ट में यही दिक्कत है कि नेवर से शुरुआत तो हो रहा है लेकिन हेल्पिंग वर्ब मिसिंग। इसको कैसे लिखोगे, सही कैसे करोगे, आइए देख लेते हैं। इसे सही इस तरह से लिखा जाएगा, नेवर इन हिज लाइफ, नेवर इन हिज लाइफ राइट हैज ही attended the class in time। बातें समझ में आई ना? नेवर इन हिज लाइफ हैज ही अटेंडेड द क्लास इन टाइम। ए जाके सेंटेंस हमारा सही है और वो क्या है? गलत है। अगर आपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं दिया है, अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो हमेशा क्या करोगे आप? जो पहले वाला है जो गलत है उसे सही मानोगे और जो सही है उसे क्या करोगे? गलत मान लोगे। आइए कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं जो सीधे एग्जाम में पूछे गए। जैसे हम कहें in no time it started rain। when I reached your home। अच्छा क्वेश्चन। In no time it started raining when I reached your home। जब मैं तुम्हारे घर पहुंचा तो देखते ही देखते बारिश क्या हो गई? शुरू हो गई। राइट? तो बातें समझ लो बहुत जल्द है। देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई जब मैं तुम्हारे घर पहुंचा। तो यहाँ पे देखिए बारिश कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई? तो बहुत जल्दी शुरू हुई या देखते ही देखते शुरू हो गई। तो यहाँ पे इन नो टाइम क्या है? एक निगेटिव एडवर्ब है। जब सेंटेंस निगेटिव एडवर्ब से शुरू होता है तो ध्यान रखिएगा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। और इसको ए बी सी में बांट दिया जाए, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट। अगर इसको ए बी सी में बांट दिया जाए तो गलती किस पार्ट में आ जाएगी? गलती आपका ए पार्ट में आ जाएगी। ओके, ए पार्ट में क्यों गलती आएगी अभी रिवीजन सही बताया आपको। तो इसको सही कैसे करोगे? इसको सही करोगे आप, हम आपको सही लिख के दे रहे हैं। इन नो टाइम हेल्पिंग वर्ब पर भी ध्यान दीजिएगा। यहां पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड होती है। तो इन नो टाइम डिड इट इन नो टाइम डिड इट स्टार्ट रेनिंग। इन नो टाइम डिड इट स्टार्ट रेनिंग when I reached your in no time did it start raining when I reached your home। जब मैं तुम्हारे घर पहुंचा तो देखते ही देखते बारिश क्या हो गई? शुरू हो गई। तो बातें समझ में आ रही होंगी। तो गलती किस पार्ट में थी? ए पार्ट में थी। इन नो टाइम इट स्टार्टेड रेनिंग के स्थान पे लिखना होगा इन नो टाइम डिड इट स्टार्ट रेनिंग। ऐसा क्यों हो रहा है? रीजंस और लॉजिक सहित आपको समझाया गया है। और हाँ, अगर चीजें नहीं समझ में आती तो आप कमेंट भी कर सकते हो, लेकिन आपको रेगुलर रहना है, वीडियो को पूरा देखना है। और जो चीजें समझ में नहीं आती पूछना भी है, यू हैव फुल फ्रीडम। राइट? आइए और देखते हैं। अच्छा कॉन्सेप्ट है, बार बार क्वेश्चंस आते हैं यहां से। आइए और देख लेते हैं और समझ लेते हैं। जैसे इन नो वे
कैन सपोर्ट यू, because you have always thought enough. बातें समझ में आ रही हैं? In no way I can support you because you have always thought enough. Right? इसका पहले मतलब समझिए। मैं आपकी सहायता किसी भी कीमत पर नहीं कर सकता। लिखा है ना, in no way I can support you because you have always thought enough. इसका मतलब क्या है कि मैं किसी भी कीमत पर आपकी सहायता नहीं कर सकता क्योंकि आपने हमेशा मेरा बुरा ही सोचा है। इस सेंटेंस का लिटरल मीनिंग है। ओके, इसको हम ए बी सी में बांट देते हैं। ए पार्ट है, ए बी पार्ट है, ए सी पार्ट है और आखिरी क्या हो जाएगा? आखिरी हो जाएगा नो एरर। चीजें समझ में आ रही है ना? अब देखिए शुरुआत में ही नेगेटिव एडवर्ब है, इन नो वे। शुरुआत में ही लिखा हुआ है ना, इन नो वे का मतलब होता है इन नो केस, किसी भी कीमत पर नहीं। राइट, तो शुरुआत ही नेगेटिव एडवर्ब से हुई है, तो शुरुआत ही नेगेटिव एडवर्ब से हो जाए तो करोगे क्या भाई? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इन्वर्जन लगा दीजिए। इन्वर्जन का मतलब क्या है? हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लाके पुट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इन नो वे। ओके, गलती किस पार्ट में है? ए पार्ट में है। इसको सही कैसे करोगे आइए देख लेते हैं। आपको लिखना होगा इन नो वे कैन आई support you. In no way can I support you because you have always thought ill of, क्या लिखा हुआ है? In no case या in no way can I support you because you have always thought ill of me. मैं किसी भी कीमत पर आपकी सहायता नहीं कर सकता क्योंकि आप हमेशा क्या किए हो? आप हमेशा बुरा ही सोचे हो। आपने हमेशा क्या किया है? आपने हमेशा मेरा बुरा ही चाहा। तो आई होप ये सेंटेंस आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसी के बेसिस पे कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं और बच्चा क्या होता है? घूम जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके अंदर क्या आएगा? कॉन्फिडेंस आएगा। राइट, उतना तो क्या आएगा? उतनी ही ज्यादा आपके अंदर क्या आएगा बेटा? कॉन्फिडेंस आएगा। और हाँ, बिना कोई भी एग्जाम अगर आपको पास करना है तो यू मस्ट हैव कॉन्फिडेंस, यू मस्ट हैव डेडिकेशन। राइट, चलिए एक दो सेंटेंस हम और देख लेते हैं। अगर इन नो वे के स्थान पे इन एनी वे लिख दिया जाए तो क्या फिर भी सेंटेंस में इन्वर्जन होगा? आइए देख लेते। हमने क्या कहा कि वहां पे हमने क्या लिखा था? इन नो वे। तो इन नो वे के स्थान पे इन एनी वे लिखे तो क्या फिर भी सेंटेंस में इन्वर्जन वाला कॉन्सेप्ट अप्लीकेबल होगा? आइए लिख के देखते। अगर मैं कहूं इन any way I cannot support you. In any way I cannot support you because you have always thought ill of me. अब बताइए क्या अभी भी सेंटेंस में इन्वर्जन लगाने की आवश्यकता होगी कि यह सेंटेंस नो एरर में जाएगा? पहले इसको हम ए बी सी में बांट देते हैं। ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, आखिरी क्या हो जाएगा? नो एरर। हमने कहा क्या अभी भी सेंटेंस में इन्वर्जन लगाना पड़ेगा कि ये सेंटेंस हमारा नो एरर में चला जाएगा? तो देखिए
हमने कहा था जब निगेटिव एडवर्ब से सेंटेंस की शुरुआत हो तभी इन्वर्जन आएगा। जब निगेटिव एडवर्ब आपका है ही नहीं तो काहे का इन्वर्जन भाई। यहाँ पे देखिए एनी लिखा है, एनी निगेटिव वर्ड तो नहीं होता, एनी पॉजिटिव वर्ड होता है, एनी में नॉट तो नहीं इन्वॉल्व, तो यहाँ पे इन्वर्जन मत लगाइए, सेंटेंस आपका चला जाएगा नो एरर में। इस सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो हमेशा याद रखिए बच्चा केवल एक कान से सुनता है दूसरे कान से निकाल देता है, चीजों को पूरा समझता ही नहीं है। जब निगेटिव एडवर्ब होगा इन्वर्जन तभी आएगा, जब निगेटिव एडवर्ब नहीं होगा तो हमें इन्वर्जन की कोई आवश्यकता नहीं है। इन नो वे होगा तभी वहां पर हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। अगर वहां पे इन एनी वे लिख दिया जाए, इन एनी केस लिख दिया जाए, इन एनी सर्कमस्टांसेस लिख दिया जाए तो वहां पर इन्वर्जन मत लगाना। जैसे कई बार एग्जाम में आ जाता है, कई बार एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, देख लीजिए। अगर मैं लिख के दूं under no circumstances can I help, under no circumstances can I help you। एक सेंटेंस में और लिख रहा हूं under any circumstances, under any under any circumstances I cannot help। अब देखिए हमारे पास दो सेंटेंस है, अब दोनों सेंटेंस में क्या किया है, यहां तो दूसरा वाला सेंटेंस है, ये पहला है और क्या है दूसरा है। हमें ये समझना है जो पहला सेंटेंस है वहां पे इन्वर्जन आया है क्योंकि वहां पे कैन इस आई के पहले आया है ना। जो दूसरा सेंटेंस है वहां पे कोई इन्वर्जन नहीं आया है। ऐसा क्यों रहा है? और सही दोनों है, आपका पहला सेंटेंस भी सही है और आपका दूसरा सेंटेंस भी सही है। ऐसा क्यों भाई? तो हमने अभी अभी समझाया कि जब आपका नॉट आएगा या कोई निगेटिव एडवर्ब से शुरुआत होगी तभी तो इन्वर्जन आएगा ना। अब यहाँ पे देखिए नो लिखा है कि नहीं लिखा है, और अंडर नो सर्कमस्टांसेस का मतलब होता है किसी भी कीमत पर नहीं। तो अंडर नो सर्कमस्टांसेस कैन आई हेल्प यू का मतलब है कि मैं तुम्हारी सहायता किसी भी कीमत पर नहीं करूंगा। तो सेंटेंस की शुरुआत ही निगेटिव एडवर्ब से हो रही है, तो आप आराम से चले जाइए इन्वर्जन पर, कैन लगाइए, सही हो जाएगा। नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा भाई। अब यहाँ पे देखिए हम नो के स्थान पे एनी का यूज कर दिए, एनी में तो नॉट नहीं आता, एनी तो नेगेटिव नहीं है। जब एनी नेगेटिव नहीं है तो शुरुआत पॉजिटिव एडवर्ब से हुई है तो वहां पे इन्वर्जन मत लगाइए, आपका दोनों सेंटेंस सही है। तो पूरी बातें सुनिए, चीजों को सोच समझ के पढ़िए, क्योंकि आपको यहाँ पर नौकरी पानी है। और आपको देखो सिंपल सा है, एजुकेशन एकेडमिक एजुकेशन होती है और कॉम्पिटिटिव एजुकेशन होती है। तो अब आपकी एजुकेशन जो है वो कॉम्पिटिशन वाली है, अब एकेडमिक एजुकेशन नहीं रही भाई कि जैसे भी लिख दो नंबर मिल जाएंगे। अब आपको एग्जैक्ट लिखना होगा, टू द पॉइंट लिखना होगा और सही लिखना होगा, राइट? क्योंकि ऐसे अगर आप सही से नहीं, तो जितने भी सेंटेंस आते हैं सब आपको सही लगते हैं ना। तो सेंटेंस को अच्छे से पढ़िए, समझिए, चीजें अच्छी लग रही हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब वाले चैनल को जरूर करिएगा। और मुझे उम्मीद है कि एक कॉन्सेप्ट आपको जरूर समझ में आया होगा। और इंग्लिश का स्पेशली एडवर्ब की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, राइट? तो सेमी इन्वर्जन क्या है आपने सीखा, कल आपको हम पढ़ा देंगे फुल इन्वर्जन क्या होता है, ओके, वो भी पढ़ा देंगे। और एडवर्ब्स के जो भी बचे कुछ कॉन्सेप्ट हैं हम कल डिस्कस कर लेंगे, और कल हमारा एडवर्ब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर इसकी हम प्रैक्टिस कर लेंगे, ओके। तो आई होप जो आज की क्लास है वो जरूर आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। क्लास कैसी लगी हमें बेटा कमेंट जरूर करिए, क्योंकि आपके जो कमेंट होते हैं हमें मोटिवेट करते हैं, उससे हमको बहुत सीखने को मिलता है, राइट? तो कमेंट जरूर करिएगा और क्लास कैसी रही फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो टिल देन आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बढ़िया लेक्चर के साथ कल इसी समय, ओके। टेक केयर, टिल देन बाय।